आप 65 नहीं 70, 80, 90 लाख गाड़ियां कटवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार को आप BS6 भी कटवा दीजिए, लेकिन सर्दियां आने दीजिए, दीपावली के आसपास का समय आने दीजिए, परालियों को जलने दीजिए, तब हम और आप बात करेंगे, तब आम जनता और सरकार बात करेगी दिल्ली के AQI में कितनी कमी आई है, साथ ही साथ आम आदमी की जेब में कितनी कमी आई है, उसके ऊपर कितना वजन पड़ा है। यदि हम 65 लाख गाड़ियों में प्रत्येक गाड़ी में 1 लाख रुपए का भी घाटा हम समझ लें, तो 65 लाख गाड़ियां और 1 लाख का घाटा, यानी कि एक झटके में ही 65,000 करोड़ यानी कि 650 अरब रुपए का घाटा दिल्ली की आम जनता को होगा, यानी मिडिल क्लास जनता को होगा। देखिए, महाराष्ट्र में मुसलमान मराठी में बात नहीं करता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुसलमान वहां की तेलुगु भाषा में बात नहीं करता है, कर्नाटक का मुसलमान कन्नड़ा में बात नहीं करता है, केरल का मुसलमान मलयाली में बात नहीं करता है, तमिलनाडु का मुसलमान तमिल में बात नहीं करता। ये सारे के सारे उर्दू में ही बात करते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर इनकी कोई नहीं चलती। सारे के सारे जितने भी भाषावीर हैं, जितने भी ऐसे आंदोलनवीर हैं, सबकी गुंडागर्दी केवल और केवल हिंदुओं पर ही चलती है। हमें किसी पार्टी से दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी को मारने, पीटने और उसकी कमर तोड़ने वाले लोगों से सख्त नफरत हो चुकी है। दिल्ली के अंदर जैसे ही ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, वैसे ही हमें एक से एक चमत्कृत करने वाले फैसले नजर आने लग गए। वहां के नेताओं मंत्रियों ने चुन चुनकर अपने सपोर्टर्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। दिल्ली की हालत सुधरे अथवा ना सुधरे, लेकिन भैया मीडिया में तो पूरी छाई हुई है। एक चमत्कृत करने वाला बयान हमारे सामने आया था जब हमें पता लगा था कि दिवाली में अली और रमजान में राम बसते हैं। हिंदी में अगर रमजान लिखेंगे तो उसमें रम और जान तो हमें दिखते हैं, लेकिन राम कहीं नहीं दिखाई देता। पता नहीं ये किस प्रकार से जबरदस्ती बसाने का काम चल रहा है। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर काफी सारे मंदिर भी टूटे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अवैध बस्तियां भी तो टूटी हैं, लेकिन वहां से निकलने वाले लोग कहां खप गए किसी को नहीं पता। कुछ दिनों पहले जब बांग्लादेश की घुसपैठ की बात चल रही थी तो एकदम हवा मचा था कि बांग्लादेशी और म्यांमार वासियों को उठाकर बाहर डंप कर दिया गया, लेकिन एक भी उदाहरण या एक भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने नहीं कि किसी को बॉर्डर पार फेंका जा रहा हो और उसका वीडियो आया हो। चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह पर शोरगुल हुआ, लेकिन वहां से निकल करके वो कहां और कब खप गए हम और आप भी नहीं जानते। यानी कि बीमारी अभी देश से बाहर नहीं गई है, लेकिन जो देश के नागरिक हैं, जो मिडिल क्लास है, उसकी कमर तोड़ने का एक और कार्य दिल्ली के अंदर सुचारू रूप से जारी हो चुका है। यह कार्य है एक झटके में 65 लाख गाड़ियों को निरस्त कर देना। ये 65 लाख गाड़ियां अब सड़कों पर नजर नहीं आएंगी। ये कौन सी गाड़ियां हैं? ये गाड़ियां हैं 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां। पहले इसके ऊपर इसी प्रकार का तुगलकी फरमान आता है मियां कोर्ट की तरफ से, और उसी ऑर्डर को अनुपालन करवाते हुए सरकार ने तुरंत कह दिया कि ये गाड़ियां घर से बाहर निकली, पेट्रोल पंप पर गई और वहां पर जैसे ही चिन्हित की गई, इनको उठा लिया जाएगा, इनको तुरंत ही जब्त करके स्क्रैप में डलवाकर कटवा दिया जाएगा। अब ये बताइए कि सरकार इन सभी गाड़ियों को चिन्हित करके घरों से क्यों नहीं उठवाती? ये किस बात का कुतर्क है कि जैसे ही वो पेट्रोल पंप पर दिखाई देंगी, वैसे ही उनको डंप यार्ड में भेज दिया जाएगा। अब ऐसे तो क्या होगा कि पेट्रोल की खुलेआम खुली बिक्री भी हो सकती है, दूसरी गाड़ियों में भरवा कर ले जाया गया पेट्रोल वहां पर इस्तेमाल करके चलाया भी जा सकता है। वो सड़कों से क्यों ना पकड़ी जाएं, वो पेट्रोल पंप या डीजल पंप से ही क्यों पकड़ी जाएं? अब ऐसे में आपदा में अवसर खोजते हुए तुरंत ही दिल्ली के अंदर चलने वाले ऑटो फेयर्स बढ़ गए। ओला और उबर का जो वेटिंग चार्ज हुआ करता था वो तुरंत ही 1.5 गुना से 2 गुना तक बढ़ गया है। इस बात को आप आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि आपको मयूर विहार फेज 1 से मयूर विहार फेज 2 जाना है और ऑफ टाइम में आपको ये गाड़ी 100 रुपये मिला करती थी, लेकिन पीक आवर्स में यही गाड़ी आपको 150 रुपये मिला करती थी, वही गाड़ी अब आपको 200 रुपये तक में मिला करेगी। यानी कि तुरंत ही आपदा में अवसर खोजते हुए ओला और उबर ने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ऑटोज की मनमानी अभी से शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ जो सड़कों पर चलने वाली डीटीसी की बसें हैं, जिनके अस्थि पंजर भी हिल चुके हैं, जो चलते हुए साइलेंसर से कम और खड़खड़ाती बॉडी से ज्यादा शोर मचाती हैं, उन बसों के ऊपर अभी कोई नियंत्रण जारी नहीं किया गया है। दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बनाने के लिए जज साहब और मियां कोठा ने ये तुगलकी फरमान तो दे दिया, लेकिन इसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर चल रहे कंस्ट्रक्शन और पंजाब तथा हरियाणा के अंदर जल रही पराली
इनसे होने वाले प्रदूषण पर कोई नियंत्रण जारी नहीं किया गया है। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था किस प्रकार से कोर्ट, सरकारें सबकी सब झुक गई थी। एक मुश्त लाइन लगा करके सबने तशरीफें उठाकर कहा था कि तोहफा कबूल कर लीजिए, हम आपकी पराली जलने से नहीं रोक सकते। इवन यही नहीं, दिल्ली की सरकार जिनके हाथ से गई है वो पंजाब में बैठे हुए हैं और वो अभी भी इसी प्रकार की नौटंकियां जारी रखे हुए हैं। और उन्होंने दिल्ली में रहते हुए इस बात का खूब कोलाहल मचाया था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार वहां पर पराली जला रहे किसानों पर कोई अंकुश, कोई नियंत्रण नहीं लगा रही। यदि हमारी सरकार आई तो हम खत्म कर देंगे जी। लेकिन अब वही सरकार वहां के किसानों को अलग अलग तरीकों से त्रस्त तो कर रही है। वहां का किसान अभी भी आत्महत्या करने को मजबूर तो है। वहां का किसान अभी भी केजरीवाल की पंजाब वाली सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करके लाठियों से पीटा तो जा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी कोई ऐसा प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने का कार्य नहीं किया। यानी कि दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो सुप्रीम वाले कोठे हों, चाहे नीचे वाले कोठे हों, कोई भी प्रदूषण को लेकर के इतना सीरियस नहीं है जितना कि 65 लाख गाड़ियों को कटवाने के लिए सीरियस होकर बैठा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। 65 लाख गाड़ियां यदि वो पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त भी हों, भले ही वो 20,000 30,000 किलोमीटर ही चली हों अपने पूरे के पूरे 10 या 15 साल के कार्यकाल में, भले ही उनके मालिक उनको सहेज कर अपनी पत्नी से ज्यादा सुंदर रखते हों, भले उसका पॉल्यूशन पूरी तरीके से कंट्रोल करा रखा हो, लेकिन वो काटी जाएंगी। अब ऐसे में वो गाड़ियां दूसरे स्टेट्स में बिकेंगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश आदि में। वहां पर ये गाड़ियां बेहद सस्ती बिकेंगी। जिस गाड़ी की वैल्यू 7 लाख रुपए है तो कम से कम वो 5 साढ़े 4 लाख रुपए में ही जाएगी। लेकिन फिर भी यदि हम 65 लाख गाड़ियों में प्रत्येक गाड़ी में 1 लाख रुपए का भी घाटा हम समझ लें तो 65 लाख गाड़ियां और 1 लाख का घाटा, यानी कि एक झटके में ही 65,000 करोड़ यानी कि 650 अरब रुपए का घाटा दिल्ली की आम जनता को होगा, यानी मिडिल क्लास जनता को होगा। अब कुछ जीडीपी शूरवीर ये भी कह सकते हैं कि सारा का सारा जो पैसा है ना जी, ये सारा का सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, इससे कि सरकार को टीडीएस कट करके मिलेगा। साथ ही जो पैसा दिल्ली के लोगों की जेब में आएगा इसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, जिससे कि और सरकार को फायदा होगा। फिर उसके बाद में जो व्यक्ति 4 साढ़े 4 लाख रुपए में अपनी नई गाड़ी बेच करके आया है, उसको 10-15 लाख रुपए में नई गाड़ी लेनी है। वो जो नई गाड़ी ली जाएगी उसके ऊपर भी 30% के आसपास टैक्स वो पे करेगा। इससे दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ा फायदा होगा, पुरानी कार बेचते समय भी और नई कार खरीदते समय भी। इससे लोन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम मिलेगा, इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा बूम मिलेगा, इससे कार एजेंसियों को भी बहुत बड़ा बूम मिलेगा। साथ ही साथ ऑटो वालों को, ट्रिरी वालों को, रिक्शा वालों को और उसी के साथ ही साथ जो ओला और उबर है उसको भी फायदा पहुंचेगा, यानी कि जो आम जनता है उसको बहुत तगड़ा बेनिफिट पहुंचने वाला है। अब ये जो सारा का सारा पैसा सरकार की जेब में आएगा, इससे देखिए कितने बड़े बड़े वेलफेयर के काम किए जाएंगे। मुसलमानों के लिए 300 प्लस योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें इसका पैसा जाएगा। जो झुग्गी झोंपड़ियों के ऊपर अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पोश इलाकों में बिल्डिंग बना करके दी जाएंगी। साथ ही साथ जो लोग फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का राशन प्राप्त करने के हेतु दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, उनको भी बहुत सारी योजनाएं देकर उनका भी दिल जीतना है। तो इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए इतना सारा पैसा तो चाहिए ही। उसके लिए जो मिडिल क्लास है उसका जेब काटना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की सड़कें आज तक ऐसी ऐसी पड़ी हुई हैं जो देखकर आपको लगेगा कि गांव की सड़कें उनसे अच्छी होती होंगी। विश्वास जीतने की होड़ में जो आम आदमी, खास तौर पर मिडिल क्लास की कमर तोड़ी जा रही है, ये अत्यंत भयावह होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से कभी के टाइम में भाजपा की सरकार दिल्ली में हुआ करती थी और वो वापस नहीं आई थी, उस समय पर भी उसने बहुत सारी फैक्ट्रीज को निकालकर दिल्ली से बाहर कर दिया था, केवल इसलिए क्योंकि वो प्रदूषण मुक्त हो सके। लेकिन वो फैसला भले ही उस समय पर सही था, लेकिन आज की तारीख में जो गाड़ियां एकदम स्वस्थ हैं, जिन गाड़ियों के पास में पोल्यूशन कंट्रोल का सर्टिफिकेट भी है, जो गाड़ियां अपने जीवन काल में ढंग से कुछ किलोमीटर ढंग से चली भी नहीं हैं, यदि उनको भी कटवाकर फेंकवा दिया जाएगा, यदि आम आदमी की कमर इसी प्रकार से तोड़ी जाएगी, साथ ही साथ दिल्ली के अंदर होने वाले जो मुख्य प्रदूषण हैं उन पर कोई कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसके अलावा पंजाब और हरियाणा में
जो खड़ी फसल जलाई जाती है, जो पराली जलाई जाती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा तो दिल्ली के अंदर इस प्रकार के अस्थायी उपाय करने से भी कोई लाभ नहीं होगा। दिल्ली फिर भी गैस चैम्बर बनी ही रहेगी। आप 65 नहीं 70, 80, 90 लाख गाड़ियां कटवा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक बार को आप BS6 भी कटवा दीजिए, लेकिन सर्दियां आने दीजिए, दीपावली के आसपास का समय आने दीजिए, परालियों को जलने दीजिए, तब हम और आप बात करेंगे, तब आम जनता और सरकार बात करेगी दिल्ली के AQI में कितनी कमी आई है, साथ ही साथ आम आदमी की जेब में कितनी कमी आई है, उसके ऊपर कितना वजन पड़ा है। ये वही दिल्ली की सरकार है जिसको हम सब ने वोट देकर बनाया है। इसमें किसी का पक्ष या अपक्ष नहीं है। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा से ही कृत संकल्पित रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस प्रकार के अनर्गल फैसले केवल और केवल वहाँ की जनता को त्रस्त कर सकते हैं। इससे कोई प्रदूषण कम नहीं होने वाला है। और हम केवल दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ही बात क्यों करें, हम महाराष्ट्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसकी बात क्यों ना करें। देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले को पूरी तरीके से नकार दिया कि वहां पर हिंदी पढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के छुटभइये नेता हिंदुओं को पकड़ पकड़ करके मार रहे हैं, पीट रहे हैं क्योंकि उनको हिंदी बोलनी नहीं आती। जबकि पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें मनसे का एक कार्यकर्ता मुसलमानों के बीच जाकर कहता है कि तुम हिंदी में बात क्यों कर रहे हो, महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी में बात करो। और उन्होंने मिलकर इस मनसे के कार्यकर्ता को न केवल खूब कूटा बल्कि हिंदी में ही माफ़ी मंगवाई थी, क्योंकि सारे के सारे लोग मुसलमान थे। देखिए, महाराष्ट्र में मुसलमान मराठी में बात नहीं करता है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मुसलमान वहाँ की तेलुगु भाषा में बात नहीं करता है, कर्नाटक का मुसलमान कन्नड़ा में बात नहीं करता है, केरल का मुसलमान मलयाली में बात नहीं करता है, तमिलनाडु का मुसलमान तमिल में बात नहीं करता। ये सारे के सारे उर्दू में ही बात करते हैं, लेकिन इन लोगों के ऊपर इनकी कोई नहीं चलती। सारे के सारे जितने भी भाषावीर हैं, जितने भी ऐसे आंदोलनवीर हैं, सबकी गुंडागर्दी केवल और केवल हिंदुओं पर ही चलती है। तो मेरी सभी हिंदी भाषी राज्यों से एक दरख्वास्त है कि आप लोग भी आंदोलन करें अपने अपने क्षेत्रों में और कहें कि जो महाराष्ट्र के ऐसे गिने चुने कुछ दोगले नेता हैं, उनके दोगले कार्यकर्ता हैं ना, इन सब की आजीविका, इन सब के घर की दाल रोटी हिंदी सिनेमा के आधार पर ही चल रही है। अब हमें अपने हिंदी सिनेमा को महाराष्ट्र से, मराठी से मुक्त कराना है और इसको उठा करके हिंदी राज्यों में लेकर आना है। वैसे हमें धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहिए योगी जी महाराज का, जिन्होंने नोएडा के अंदर बहुत समय रहते पहले ही फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करना शुरू कर दिया था और अब ये फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर आने वाली है और सब वो लोग जिनको हिंदी से नफरत है वो पूरी तरीके से हिंदी से नफरत कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो दोगलापन चल रहा है। हिंदी से नफरत भी करते हैं और हिंदी का ही खाते भी हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हिंदी भाषी राज्यों में ही होना अत्यंत आवश्यक है। महाराष्ट्र के ऐसे लोगों को केवल मराठी सिनेमा ही बनाना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि आपको दिल्ली जैसी ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए या महाराष्ट्र जैसी डबल इंजन की सरकार चाहिए या फिर यूपी जैसी योगी की सरकार चाहिए, जो अपने निर्णय कठोरता से ले सके और जो दूरगामी परिणाम देने वाले कार्यों को कर सके। हमें किसी पार्टी से दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी को मारने, पीटने और उसकी कमर तोड़ने वाले लोगों से सख्त नफरत हो चुकी है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।